हेलो एवरीवन, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ये सारे एमसीक्यूज़ को मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किया है, सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो का कंटेंट या क्वेश्चन का कंटेंट जो है ये पसंद आ रहा है एंड मैं उसके ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँ। राइट, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which among the following articles of the Indian Constitution was implemented by the 73rd Amendment of the Constitution? 73rd Amendment के द्वारा किस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया गया था? द आंसर इज आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 किसके साथ डील करता है? इट्स डील विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर आता है ये आर्टिकल। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So the next very important question is, which schedule of the constitution protects the legislation from judicial review? तो इसका जो आंसर है that is 9th schedule। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which article of the Constitution of India deals with the appointment of the acting chief justice of the high court of a high court? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज आर्टिकल 223। okay, which constitutional amendment act confers constitutional status upon national commission for scheduled caste? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो ये confers the constitutional status upon National Commission for Scheduled Caste, right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। The case of Kashmira Singh versus State of MP is related to? The answer is confession of co-accused. Which of the following is the primary evidence? The question is from Evidence Act। तो इसका ऑप्शन ए इज डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन बी कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राइमरी एविडेंस वो होता है, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द इंस्पेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A witness who is unable to speak gives his evidence in writing in an open court. Evidence is so given by such a witness shall be deemed to be? कोई एक विटनेस जो बात नहीं कर सकता, उसने क्या किया, अपना एविडेंस ओपन कोर्ट में राइटिंग में दिया। तो उस राइटिंग में दिए गए उस एविडेंस को क्या, कौन सा एविडेंस बोला जाएगा? वो ऑरल एविडेंस होगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या साइंटिफिक एविडेंस होगा या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ ओरल एविडेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स ए कन्फेशन गिवन, द आंसर इज टू द डॉक्टर। यहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट के पास अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो हो जाता है जुडिशियल कन्फेशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल लॉ एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर इन द, किस में? स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में है? तो इसका आंसर जो होगा इट इज कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट का मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट मतलब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, एंड कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इन टॉपिक्स पे दोनों गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो इस पे इन टॉपिक्स पे लॉ बना सके। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Which of the following is not a suit of civil nature? Options are: option A suit relating to the right to property, option B suit relating to the right to worship, option C suit involving principally caste questions, and option D suit for specific relief। तो ये जो कास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द राइट आंसर कि ये कास्ट रिलेटेड
जितने भी सूट होते हैं ये सिविल में नहीं आते। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये रेस जुडिकाटा के ऊपर है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ऊपर। X files a suit against Y for declaration that he is entitled to a certain land as hire of Z. The suit is dismissed. X files another suit claiming the same property on the ground of adverse possession is barred by. X ने पहले एक सूट फाइल किया, इसमें क्या उसने अपने आप को हायर बताया Z का एंड उसने प्रॉपर्टी को क्लेम किया एंड इस सूट में क्या हुआ, उसका जो सूट था वो डिसमिस्ड हो गया। तो एक्स ने क्या किया, फिर से एक सूट फाइल किया ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर कि अभी उसको एडवर्स पोजीशन में उसको प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये जो सूट होगा ये किस तरह से बार्ड होगा, तो इसका जो आंसर होगा ये बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट इज गिवन अंडर, रिप्रेजेंटेटिव सूट कहाँ दिया गया, ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी में है। ये प्रोविजंस रिलेटिंग टू यूनिवर्सल डॉनी हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 128 में बताया गया यूनिवर्सल डॉनी के बारे में। So the question number 15 is, in case of inconsistency between law made by parliament and law made by state legislature, which one of the following shall prevail? Option A is law made by parliament if the same is made before the law made by the state legislature. यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि कोई भी लॉ में अगर इनकॉन्सिस्टेंसी हुआ तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ या फिर यूनियन लॉ, यानी कि स्टेट लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया या फिर जो पार्लियामेंट ने बनाया। तो ऑप्शन ए बोलता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इफ सेम इज मेड बिफोर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए बोलता है कि पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा अगर उसने स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ बनाने से पहले लॉ बनाया होगा। ऑप्शन बी बोलता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इफ द सेम इज मेड आफ्टर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा बट वो लॉ अगर स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ बनाने के बाद बनाया गया है। ऑप्शन सी बोलता है लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रिवेल इन एवरी केस। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने जिस लॉ को बनाया है वही प्रिवेल करेगा हर केस में। ऑप्शन नंबर डी बोलता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि चाहे पार्लियामेंट लॉ पहले बनाए या बाद में बनाए, अगर इनकॉन्सिस्टेंसी होता है स्टेट लॉ के साथ तो पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राइट टू वे इज कवर्ड अंडर ऑप्शन बी यानी कि ईजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, The offense of kidnapping as provided under section 361 of Indian Penal Code is basically against option B lawful guardian। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, The Criminal Law Amendment Act 2013 is based on the recommendation of option D is the right answer, Justice J.S. Verma Committee report। Justice J.S. Verma Committee report। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम, In tort, what is vicarious liability? Option B is the right answer. A person who is liable for the wrongful act done by others। यही होता है बेसिकली विकारियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल कि दूसरों का किया गया अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है उसके लिए भी कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार हो सकता है, अगर उनमें मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हो, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो या फिर पार्टनर्स का रिलेशन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अंडर द एविडेंस एक्ट कोर्ट इंक्लूड्स, कोर्ट में क्या है, ऑल जजेस ऑल मैजिस्ट्रेट्स,
इसको इंक्लूड किया गया है, ऑल आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है कोर्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय होमिसाइड? तो इसका जो आंसर होगा किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आर्टिकल 213 एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस कब? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। जब सेशन में नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर, तब गवर्नर के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सके। एंड जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है वो 123 आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस इशू करने का, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इट इज़ फ्रॉम CRPC। सो अंडर सेक्शन 239 of CRPC, the magistrate can, option number A, frame charges against the accused persons, option number B, discharge the accused if the charges are groundless, option number C, open trial for evidence, option number D, convicts the accused if pleaded guilty। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ द राइट आंसर कि डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ द चार्जेस आर ग्राउंडलेस। अगर ग्राउंड ही नहीं है, चार्ज में कोई ग्राउंडलेस है एकदम, तो वहाँ पे एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 239 ऑफ CRPC। जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और देयर प्लीडर इन ओपन कोर्ट। जजमेंट देने का प्रोसेस के बारे में यहाँ बात किया गया है, कैसे दे सकता है कोर्ट। तो ऑप्शंस देखिए, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, पूरा जजमेंट का कॉपी देके। दूसरा, बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, पूरा जजमेंट को पढ़ के। ऑप्शन सी, बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, सिर्फ जो ऑपरेटिव पार्ट होता है यानी कि जो जजमेंट लास्ट में जो फाइनल ऑर्डर आया उसमें वो बता के कि क्या फाइंडिंग्स निकला वो बता के, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि कोर्ट किसी भी तरह से जजमेंट दे सकता है, चाहे तो पूरा कॉपी दे दिया, चाहे तो पूरा कॉपी में जो भी लिखा है जजमेंट का पूरा पढ़ के बताया, या फिर जो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट है, जो फाइंडिंग्स आया कोर्ट का, सिर्फ वो बता सकता है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो क्लास इज, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर व्हिच द पर्सन पुटिंग इज एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड, द आंसर इज लीडिंग क्वेश्चन। ये सेक्शन 141 ऑफ एविडेंस एक्ट में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सी यू सून।